के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर से नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। जेएनजी ग्रुप समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति और नेपाल आर्मी चीफ की भी पहली पसंद सुशीला कार्की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की अगली कमान सुशीला कार्की ही संभालेंगी। सुशीला कार्की ने 1975 में राजनीति विज्ञान विभाग में बीएचयू से मास्टर्स पूरा किया। तो मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से 1978 में लॉ की डिग्री भी हासिल की और वकालत की दुनिया में कदम रखा। अपने करियर में वे तेजी से आगे बढ़ी और 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। बीएचयू से उनकी पढ़ाई का यह किस्सा आज भी उनकी संघर्ष गाथा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि नेपाल की कमान अब किसके हाथों होगी। नेपाल हिंसा में राजधानी काठमांडू का बानेश्वर पुलिस स्टेशन भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां से हथियार लूट लिए, जबकि जब्त गाड़ियां और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा घेरे के बावजूद स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। मलबे और राख के बीच खड़ा यह थाना नेपाल में हिंसा की भयावह तस्वीर बयां कर रहा है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा। पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये देखिए एक मंदिर अंदर था यहाँ पर छोटा सा, और देखिए कितनी सारी जो गाड़ियाँ थी, जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं जो पुलिस जब्त करके यहाँ पे लाती है अलग अलग चालान की या किसी क्राइम से जुड़ी हुई, वो तमाम गाड़ियाँ भी जो हैं इस पुलिस स्टेशन पर रखी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर साफ़ सफाई भी की। हमने देखा कल यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान भी जो है स्थानीय युवाओं ने शुरू किया था कि काठमांडू में अब जो है स्थिति को सुधारा जाए। तस्वीरों में ये देखिए दिखाएंगे आगे जो अंदर गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां भी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी हैं। देखिए सारी जो गाड़ियां हैं जल के राख हो चुकी हैं। ये सरकारी गाड़ियां जितनी थी सब कुछ जल गया है। तो अब बहुत वक्त लगेगा नेपाल में जो भी तबाही हुई है उसको वापस पटरी पर लाने में, और जो इमारतों को नुकसान पहुँचा है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नेपाल के एक पुलिस स्टेशन की, जिसको कि जो जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में परिवहन विभाग की बिल्डिंग भी हिंसा की चपेट में आई। आलीशान महल जैसी यह इमारत जलकर पूरी तरह से राख हो गई। बाहर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां, 4 व्हीलर और बाइक भी पूरी तरह से तबाह हो गई। मलबे और धुएं के बीच खड़ी ये जगह अब सिर्फ हिंसा की भयावह तस्वीर बयां कर रही है। नेपाल के काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरामैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है। हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था, काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ की जो सरकार थी, ओली सरकार, उसके खिलाफ जो गुस्सा था लोगों का, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो गुस्सा कहीं ना कहीं सड़कों पे आया। और लोगों के अंदर जो एक तरीके से जो उनकी बातों को दबाया जा रहा था, जो मुद्दे थे उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, उसका गुस्सा यहाँ पर फूटा है। और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सड़क विभाग का ये दफ्तर सीधी तरह से बानगी दे रहा है। गाड़ी है 4 व्हीलर? गाड़ी है। तो यहाँ क्या पार्क कर गए थे? हाँ, पार्क करके गया था, सब जल गया। सब जल गया? हाँ। तो अब अभी गाड़ी कब मिलेगी पता नहीं। अब ये ना वो अब क्या हुआ है देखने आए, गेट बंद है। ओके, अब बाद में देखेंगे, वो तो अब पता चलेगा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये गेट था इसका, और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए। ये पूरा ये मलबा जो है यहाँ से गिरा जो है, और वो यहाँ पे ज़मीन पे आकर गिरा है।
ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क विभाग की जो डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, उसकी ये पूरी सरकारी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई महीने कई साल लग जाएंगे इस तरह की जो बिल्डिंग है जो तबाह हुई है सरकारी इमारतें, उनको रिस्ट्रक्चर करने में, उनका पुनर्निर्माण करने में जाहिर तौर पर बहुत सारा पैसे की ज़रूरत भी इसमें सरकार को पड़ेगी जो नई सरकार आएगी। जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था और उसके बाद जिस तरह से नेपाल जला है उसकी ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर मेरे कैमरामैन युगल के साथ, कि हर तरफ केवल यहाँ पर आग और धुएं के जो निशान हैं, तबाही के जो निशान हैं, वो हर तरफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक कार यहाँ पर भी खड़ी है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया था जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे। तो आप सोच सकते हैं वो मंजर कितना भयावह रहा होगा जब उग्र भीड़ ने सरकारी इमारतों को, मॉल्स को, दुकानों को, शोरूम को टारगेट किया और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है जो चीज़ें हैं, जो तबाही के मंजर हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। नेपाल में जारी हिंसा के बाद बड़ी संख्या में भारतीयों की वापसी हो रही है। रक्सौल के भारत नेपाल मैत्री पुल पर हरैया थाना पुलिस और एसएसबी की टीम ने जांच अभियान चलाया, जहां नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति के कागजात की गहन जांच की गई। इस दौरान कई नेपाली नागरिक भी भारतीय सीमा में प्रवेश की कोशिश करते पकड़े गए, जिन पर जेल से भागने का आरोप है। तो वहीं बहराइच बॉर्डर पर 42वीं वाहिनी एसएसबी ने नेपाल से भागे 5 कैदियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 को नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि 1 से पूछताछ जारी है। लगातार 2 दिन तक नेपाल में दंगा होने के बाद नेपाल की जेल में बवाल हो गया और कैदियों ने वहां पर आगजनी कर दी, तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद सेना वहां मौजूद थी और उसने फायरिंग की है। 2 लोगों को गोली लगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ इसी नेपाल के इलाके में जो है आज जो है जेल में फिर हंगामा हुआ है और कैदियों ने वहां से भागने की कोशिश की है। नेपाल की पुलिस भी उस तरफ अलर्ट है पूरी तरीके से और भारत नेपाल की जो सीमा है, यहाँ पर सीमा के इलाके में आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं कि एसएसबी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और इसी पूरे इलाके में अब इस समय जो है अलर्ट मूड हो गया है। एसएसबी के जवान यहाँ पर चौकन्ना है और सीओ साहब भी यहाँ पर सर्किल ऑफिसर है नानपारा के, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि नेपाल की तरफ से अगर कोई भी कैदी भागकर भारत में आने की कोशिश करे तो उसे रोक लिया जाए। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। नेपाल में बवाल के बाद अब एक ही सवाल है, सवाल ये कि कौन संभालेगा नेपाल की कमान, कौन होगा नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री, कौन करेगा नेपाल में सरकार का नेतृत्व। कल तक नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे था, लेकिन आज वो रेस में पिछड़ गई और अब कुलमन घिसिंग का नाम सबसे आगे है। इस बीच खबर है कि जेनजी आंदोलन में फूट पड़ गई है। नेपाल में युवा क्रांति के बाद अब शांति। गिर गई सरकार, अब क्या प्लान? कौन संभालेगा नेपाल की कमान? सत्ता की जंग, कौन बनेगा अंतरिम पीएम? सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया के पहले जेनजी आंदोलन का गवाह बने नेपाल अब वापस सामान्य जीवन की पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन ओली सरकार गिरने के बाद अब नेपाल की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है। अब नेपाल में इंजीनियर कुलमन घिसिंग अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेनजी की तरफ से पहले नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमन घिसिंग के नाम को आगे किया गया है। इसको लेकर जेनजी गुट के नाम से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें लिखा है कि संविधान के अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस और जज इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही 70 साल की आयु पार कर चुके होने के कारण वो जेनजी का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकती। इसी कारण
सुशीला कार्की का नाम अस्वीकृत किया गया है। प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने में रुचि नहीं दिखाई और हर्क सांपाड़ सभी का नेतृत्व नहीं कर सकते, इसलिए नेपाल को लोड शेडिंग से मुक्त कराने वाले देशभक्त और सभी के प्रिय इंजीनियर कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार के नेतृत्व में भेजने का निर्णय लिया गया है। उधर नेपाल में जेनजी आंदोलन 3 धड़ों में बंट गया है। पहला गुट है मुख्य आंदोलनकारी जेनजी, जिन्होंने बालेंद्र शाह और सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया था। दूसरा गुट है राजशाही आंदोलनकारी जेनजी, जिन्होंने हर्क सांपाड़ या दुर्गा प्रसाई के नाम का प्रस्ताव रखा था। और तीसरा गुट है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आंदोलनकारी जेनजी, जो सागर ढकाल को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जेनजी आंदोलन में इस कदर फूट पड़ रही है कि कार्यकर्ताओं के बीच आधी रात को जोरदार भिड़ंत हो गई। सेना मुख्यालय के बाहर तीनों गुट आमने सामने आ गए और आपस में हाथापाई करने लगे। तीनों पक्ष खुद को असली आंदोलनकारी साबित करने में लगे हुए हैं। उधर जेनजी आंदोलन की वजह से सत्ता से बेदखल हुए केपी शर्मा ओली का एक खत सामने आया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा हालात के बीच जेनजी आंदोलनकारियों को भावुक चिट्ठी लिखी। शिवपुरी में सुरक्षा के घेरे के बीच बैठे ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटियां कहकर संबोधित किया और अपने निजी जीवन के संघर्ष साझा किए। उन्होंने लिखा कि तानाशाही शासन के दौरान हुई यातनाओं की वजह से वो पिता नहीं बन सके, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आंदोलन के दौरान उनके बच्चों की जान गई तो उनका जीवन बदल गया। ओली ने लिखा कि वो हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं, अपने कार्यकाल में गोली चलने तक नहीं दी। उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील की कि हिंसा में शामिल न हो, क्योंकि पीछे गहरी साजिशें हैं। उन्होंने चेताया कि ये वही सिस्टम है जो कड़ी कुर्बानियों के बाद बना है और अब इसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। ओली ने अपने पत्रों में लिखा कि चाहे वे पद पर रहें या न रहें, उनके लिए सबसे बड़ा मकसद इसी सिस्टम की रक्षा करना है। उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने और व्यवस्था को बचाने की अपील की है। फिलहाल नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और हिंसा के शोर के बाद सरकार गठन पर जोर है। नाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन फाइनल अब तक कुछ नहीं है। बस कुछ है तो वो है मिस्ट्री कि कौन संभालेगा नेपाल की कमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।